पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में चर्चा का विषय बना रहा हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सेशेल्स, दूसरा है मॉरिशस, तीसरा है मालदीव और चौथा है मोजाम्बिक। इसका जो सही उत्तर है वो है मालदीव। अब ये हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये चर्चा में क्यों बना रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट में समझने का प्रयास करते हैं। असल में ना मालदीव में दो सरकारें हैं, एक है अभी जो रूरल गवर्नमेंट है, ठीक है, और एक वो जो इससे पहले गवर्नमेंट थी। अब जो एक्स प्रेसिडेंट थे ना वो थे सालेह, इब्राहिम मोहम्मद सालेह, ठीक है, और जो अभी हैं प्रेसिडेंट वो हैं मुइज्जू, ठीक है। अब मामला ऐसा है कि जो ये गवर्नमेंट है ना मुइज्जू के नेतृत्व वाली, ये चाइना सपोर्टर है, और जो सालेह वाली गवर्नमेंट है इनके इनके नेतृत्व वाली, वो इंडिया सपोर्टर है। अब ये क्या है कि ये विपक्ष में पहुंच गए और ये आ गए हैं सत्ता पक्ष में, तो ये चाइना को तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, इसलिए इंडियन ट्रूप्स को इन्होंने मालदीव से बाहर निकाल दिया, और कुछ इनके विवादित बयान भी आए थे जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखने वाली है कि भारत ने ना इस हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इसके अलावा दो आइलैंड हैं इनके, एक का नाम है बाराह और एक का नाम है केला, इन तीनों के डेवलपमेंट के लिए ना भारत सरकार ने इनको ऋण दिया था। अगर शुद्ध और अच्छी भाषा में इसी को कहें तो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, ठीक है। तो भारत जब सत्ता क्योंकि चेंज हो गई, सालेह तो रहे नहीं सत्ता में, मुइज्जू पहुंचे, तो भारत सरकार की तरफ से ना एक मंडल गया था ये चेक करने के लिए कि हमने जो ऋण दिया है इनको कहीं उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा, क्या पैसा उनका उसी डेवलपमेंट में हो रहा है जिस डेवलपमेंट के लिए इन्होंने हमसे ऋण लिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें काफ़ी चर्चा में रही थी, इसलिए मैंने इनको हल्के में बता दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि 22 मार्च 2024 को वाटर फॉर पीस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया है। निम्नलिखित में से बताएं किस सम्मेलन में विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? पहला ऑप्शन है स्टॉकहोम कन्वेंशन, दूसरा है वियना कन्वेंशन, तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और चौथा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये 1992 का है, यानी कि अर्थ समिट, ठीक है। अब देखो इसका जो सही उत्तर है वो डायरेक्ट ये समझ लीजिए कि यहाँ से 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था उसमें निर्णय लिया गया था जल दिवस मनाने के लिए, और 1993 में पहली बार मनाया गया था 22 मार्च को, ठीक है। इनको देख लीजिए कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन है जो 1972 में हुआ था, ये इन्वायरमेंट पर ऐसा माना जाता है कि एक सीरियस जो कदम उठाया था ना वो पहली बार यहीं से उठाया है। और जो वियना कन्वेंशन है वो 1985 में हुआ है, ये ओजोन के संरक्षण के लिए है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन में को जो नुकसान देने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो पदार्थ होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। ये दोनों ओजोन से हैं, लेकिन दोनों में मैंने अंतर बता दिया, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए विश्व जल दिवस का विषय शांति के लिए जल, यानी लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस और या वाटर फॉर पीस। देखिए ये है ना जो ये यूएन की वेबसाइट पर मैंने देखा था, ठीक है। ये और ये जो लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस है ना, ये इंडियन एक्सप्रेस ने डाला था, इसलिए मैंने इन दोनों को ही डाल दिया है कि दोनों में से कोई सा भी आए सही कर देना, उत्तर सही ही होगा, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें समझ लीजिए कि विश्व जल दिवस का मुख्य फोकस सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 6 की उपलब्धि का समर्थन करना है। SDG 6 में क्या है? वाटर है, आपको पता होना चाहिए। देखो SDG जितने भी हैं सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि इसमें 2030 तक सभी के लिए साफ जल और स्वच्छता उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। SDG 6 की बात कर रहा है। अब जो महत्वपूर्ण डे लेके आया हूँ मैं मार्च के, इनको तो आपको याद करना ही करना है। इसके बाद में अगर आप इसके एक्स्ट्रा कुछ भी याद करना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है, लेकिन जितना मैंने बताया है ये तो याद करना ही करना है। पहला देखिए 1 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। और 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खुशी विश्व गौरैया दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। और जो 21 मार्च है उसको मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। और 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे। और इसका जो इस बार का जो थीम है ना वो है यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हो रहा है? पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा है अबू धाबी, तीसरा है स्विट्जरलैंड, चौथा है नई दिल्ली। इसका जो सही उत्तर है वो है अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ पर है? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में, ठीक है। कि विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में शुरू हुआ। मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। इसकी बैठक आमतौर पर प्रत्येक 2 साल में होती है, प्रत्येक 2 साल में होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इस बार का ये संगठन ही पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 साल बाद मीटिंग होती है ना, इस बार हो रही है। सम्मेलन में कोमोरोस और तिमोर लेस्ट ने WTO की सदस्यता ग्रहण की है। देखो ये काफ़ी छोटे छोटे देश हैं, इनको मैं जल्दी से दिखा देता हूँ आपको। इन दोनों को सदस्यता मिली है इस बार WTO की, देख लीजिए एक बार। ये है तिमोर लेस्ट,
ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच में ये छोटा सा द्वीप है ना, ये है तिमोर लेस्ट, इसकी जो राजधानी है वो है दिल्ली। इधर देखिए, ये देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है मेडागास्कर, ये है मोजाम्बिक और ये है तंजानिया। इनके बीच में जो ये 2-3 द्वीप है ना, इनको बोलते हैं कोमोरोस। इनकी जो कैपिटल है वो है मोरनी। ठीक है, देखिए अब इसको समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि WTO की बात चली है, तो WTO की बात अगर चली है तो उसके साथ साथ हमें गेट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये 1948 की बात है जब गेट का गठन किया गया था। गेट असल में ना कोई संगठन नहीं है, कोई संगठन नहीं है, ये केवल और केवल नियम है। ये नियमों की एक संहिता है। जो इसको फॉलो कर रहा था, जो इन नियमों को फॉलो कर रहा था, वो गेट का फॉलोअर माना जा रहा था। ठीक है, 1948 में ऐसा लाया क्यों गया? क्योंकि देखो, जब 1945 से दुनिया बाहर निकली ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, तो उसके बाद में ना ज़रूरत पड़ गई थी इन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए कि उनका जो सामान होगा, वो जो प्रोडक्शन करेंगे, उस प्रोडक्शन के लिए ना मार्केट होनी चाहिए अच्छी। और मार्केट अगर होगी ना तभी तो इनका सामान बेच पाएगा, तब इनको इनकम पहुंच पाएगी। लेकिन मार्केट कहाँ हो सकती थी? मार्केट हो सकती थी मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि ये तो अपना कुछ बनाते ही नहीं थे, सब तो यही बना रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा रियायत दिलवाना शुरू करा और बहुत ज़्यादा मतलब उदारीकरण पर जोर दिया, यानी कि कोई भी संरक्षण नहीं करेगा, पूरी तरीके से उदारीकरण करेंगे, यानी कि ये लोग अपना सामान यहाँ पे बेच सकें। लेकिन हुआ क्या कि जब ये देश डेवलप होना शुरू हुए तो यहाँ पर तो सस्ते सस्ते मजदूर हैं, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मजदूर हैं और जनसंख्या भी, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये ना जो प्रोडक्ट ये लोग बनाते थे उससे सस्ता ये लोग बनाना शुरू हो गए। अब क्या हुआ, यहाँ रिवर्स हो गया जस्ट कि अब ये भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इनका सामान इधर जाना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इनका सामान सस्ता है और क्वालिटी वही है। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जब ये वेस्टर्न कंट्रीज अपना डेवलपमेंट कर रहे थे, तब इन्होंने एयर पोल्यूशन से लेकर वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाया था। लेकिन वहीं अब अगर इनकी बारी आ रही है और अगर इनसे थोड़ा सा भी पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये देश अब इस आधार पर इनसे प्रोडक्ट नहीं आने दे रहे हैं अपने देश में कि तुम पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला रहे हो, इन्वायरमेंट की तुम्हें चिंता है ही नहीं। जबकि इन्होंने तब नहीं सोचा, जबकि इन्होंने ही पूरा इन्वायरमेंट को दूषित कर दिया, तब इन्होंने नहीं सोचा। अब जब ये डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर ये पॉल्यूशन फैला रहे हैं, तो इस आधार पर इनके प्रोडक्ट्स को ये अंदर नहीं आने दे रहे हैं। यानी कि ये संरक्षणवादी तरीका तो अपना रहे हैं, लेकिन लीगल वे में कर तो ऐसा रहे हैं कि दूसरों का सामान हमारे देश में ना आए, यानी कि हम इंपोर्ट ज़्यादा ना करें, और लेकिन उसका क्या कर रहे हैं, ये एक उसकी वैलिडनेस थोप दे रहे हैं हमारे ही ऊपर। तो इसके खिलाफ ना भारत ने ये आवाज़ उठाई थी। भारत ने कहा था, भारत ने पर्यावरण संरक्षण की आड़ में उचित ठहराए जाने वाले व्यापारी संरक्षणवादी एक तरफा उपायों के बढ़ते उपयोग के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की थी। ठीक है, यही बात है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रही आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला, जिसने हाल ही में कुछ न्यूट्रिनो कणों की उपस्थिति की खोज की है, बताइए यह वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? पहला ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, तीसरा है अंटार्कटिका और चौथा है तमिलनाडु के थेनी में। इसका जो सही उत्तर है वो है अंटार्कटिका। समझ लीजिए, आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला अंटार्कटिका के अमंडसेन स्कॉट साउथ वेल्स पोल स्टेशन पर निर्मित एक न्यूट्रिनो वेधशाला है, जिसके द्वारा न्यूट्रिनो नामक उपपरमाणविक कणों का पता लगाया जाता है। देखिए, आपने जब पढ़ा होगा ना, ये पढ़ा होगा कि भाई अगर कोई परमाणु होता है, उसके अंदर नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं। लेकिन ये ना सबसे छोटे कण माने जाते थे, लेकिन ऐसा माना जाता है अब कि न्यूट्रिनो है ना, जो न्यूट्रिनो इसके इतर हैं, और इसके अलावा आज तक मानव के द्वारा सोची गई सबसे छोटी चीज़ है ये, जो कि फिजिकल में अवेलेबल भी है और रिएक्ट भी किसी से नहीं करती है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये कण इतने हल्के होते हैं ना कि ये एनवायरनमेंट के साथ किसी के भी साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। मान के चलो कोई यहाँ पर आदमी खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर आदमी अगर खड़ा है और ये कण आ रहे हैं, तो ये इससे पार निकल जाएंगे, इसको पता ही नहीं लगेगा कि इसमें से पार निकल गए ये, और हमेशा निकलते रहते हैं। हम लोगों में से हर रोज़ हजारों लाखों करोड़ों न्यूट्रिनो निकलते रहते हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारी बॉडी से न्यूट्रिनो निकल के जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी रिएक्शन करते ही नहीं है। तो इनका ना, इन ब्रह्मांड की रचना के लिए इनका अध्ययन बहुत जरूरी बताया जाता है। तो इसीलिए आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला है ना, वो अंटार्कटिका में लगाई गई है, अमंडसेन में, इसी के अध्ययन के लिए। ठीक है, देख लीजिए, इसके अलावा और भी कुछ। ठीक है, ये है वो, देख लीजिए। अब देखिए, ये जियांगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो लैब है, ये चाइना की है। इनकी फ़ोटो अभी प्रेजेंट में इनको मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये अभी प्रेजेंट में एक्स पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर इनकी फ़ोटो वायरल हुए थे और ये चीज़ डाली गई थी। ठीक है, और देख लीजिए, अब कुछ ये चीज़ देख लीजिए कि आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला अंटार्कटिका के अमंडसेन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन पर निर्मित एक न्यूट्रिनो वेधशाला है, जिसके द्वारा न्यूट्रिनो नामक उपपरमाणविक कणों का पता लगाया जाता है। आगे देखो, न्यूट्रिनो हल्के कण होते हैं जो पदार्थ के साथ बहुत ही कम संपर्क करते हैं, यही कारण है कि इन्हें घोस्ट पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि घोस्ट पार्टिकल किसे कहते हैं। अब ना ये एक लिस्ट लेके आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मान के चलिए कि यूपीपीसीएस के एग्जाम में एक बार, दो बार नहीं, 4 से 5 बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, न्यूट्रिनो कणों की खोज किसने की थी? पाउली ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। मेसॉन की खोज किसने की थी? युकावा ने।
फोटोन की खोज किसने की थी? खोज की बात आ जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और अगर इसका नाम की बात आ जाए कि इसको जो नाम किसने दिया था फोटोन, तो वो गिलबर्ट एल लुइस ने, ठीक है। अब जब आ जाओ इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की अगर बात की जाए तो गोल्ड स्टीव ने की थी, लेकिन अगर प्रोटॉन के अगर नाम की बात की जाए तो नाम दिया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, ठीक है। अब कुछ ना अगर याद नहीं होता हो तो वो एक ट्रिक को ये बनाते हैं इसको कि ईट पर नाचिए, आपको पता होगा कि ई फॉर इलेक्ट्रॉन और टी फॉर थॉमसन यानी कि थॉमसन, प फॉर प्रोटॉन और र फॉर रदरफोर्ड, ठीक है। और ना फॉर ना फॉर न्यूट्रॉन और च फॉर चैडविक, ठीक है। इस तरीके से अगले प्रश्न पर आ जाइए। अब हाल ही में सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CPRI द्वारा कल्पा तथा सुवर्णा नामक किस फसल की नई किस्में पेश की गई हैं, ठीक है। ये हैं नारियल की, किसकी हैं? नारियल की हैं। कोको सरसों कपास कुछ भी नहीं है। कोको की भी 2 हैं फसलें, वो क्या क्या हैं ये देख लीजिए। VTL-CH1 और VTL-CH2 ये दोनों कोको की किस्में हैं, और ये जो है कल्पा सुवर्णा ये नारियल की किस्में हैं। अब इसके बारे में देख लीजिए, जो CPRI है इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो 1916 में हुई थी, यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बस यही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए फिर भी अगला कि यह नारियल, सुपारी, कोको, काजू और मसालों के लिए आनुवांशिक रूप से बेहतर रोपण, ये देख लीजिए, आनुवांशिक रूप से बेहतर रोपण सामग्री पर शोध और विकास पर केंद्रित है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रहा समारोह टेंड्रेल थंग भारत के किस पड़ोसी देश से संबंधित है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश? उत्तर है इसका भूटान। इसमें क्या हुआ है देख लीजिए एक बार। टेंड्रेल थंग भूटान का एक सार्वजनिक समारोह है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भूटान के राजा द्वारा भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी पहले विदेशी नेता हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इसके साथ ही भारत की मदद से 150 बिस्तरों वाले ग्यालसुएन जेटसन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना आप लोग। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रिन ब्राउन पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए। निम्नलिखित में से बताएं नमो बिंदु किस स्थान पर है? पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन या आर्कटिक ओशियन? इसका जो सही उत्तर है वो है पैसिफिक ओशियन, और पैसिफिक ओशियन में भी साउदर्न ओशियन, ठीक है। अब देखिए ये वन लाइनर आ गए हैं। पहला है कि अंश नेरूरकर प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, याद कर लीजिए। हाल ही में नागालैंड यूनिवर्सिटी ने इको फ्रेंडली कलर बनाए हैं, यानी कि उसका व्यक्ति की बॉडी पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 22 मार्च 2024 को कर्नाटक में चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज पर अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल जिसको पुष्पक नाम दिया गया है की सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। इसका मामला क्या है समझ लीजिए। इसमें इन्होंने क्या किया था कि चिनूक हेलीकॉप्टर है ना हमारा, 4.5 किलोमीटर तक ये लेके गए, और 4.5 किलोमीटर से चिनूक हेलीकॉप्टर में जो बांध के लेके गए थे वहाँ से इसको छोड़ दिया, और ये ऊपर से नीचे आया तो इसमें क्या हुआ कि छतरी वगैरह खुल के ये आसानी से नीचे आ गया, इसलिए इसको रीयूजेबल दे दिया गया। अभी क्या होता है कि कोई रॉकेट होता है ना हमारे पास, तो रॉकेट जो होता है ना उसमें क्या होता है कि यहाँ पर मान के चलो सैटेलाइट है, ठीक है, और ये बाकी का पूरा रॉकेट है, तो इसका जब ये वाला भाग वहाँ पर छूटेगा ना तो बाकी का ये पूरा का पूरा भाग बेकार हो जाता था। इस बार क्या होने वाला है अब कि इसको ना रीयूज किया जा सकता है, यानी पुष्पक जाएगा ऊपर छोड़ेगा सैटेलाइट और नीचे ये आ भी जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको रीयूज किया जा सकता है। आपको फाल्कन 9 का आपने नाम सुना होगा। फाल्कन 9 बहुत ही अच्छा रॉकेट है जो स्पेस एक्स का है, और इसको रीयूज किया जा सकता है इसको भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट में 12,000 रन बनाने के मामले में ये पहले भारतीय बन गए, ठीक है, ये पहले भारतीय बन गए, ये याद रखना आप लोग, पहले भारतीय क्रिकेटर, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है, यानी कि पेरिस ओलंपिक में कौन है ध्वजवाहक? शरत कमल। फूल बहादुर अभय के द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित मगही उपन्यास है। इस उपन्यास को डिब्रूगढ़ में प्रदर्शित किया गया है। वन लाइनर है, सीधा सीधा याद कर लो। अगला कह रहा है कि प्रतिष्ठित भारतीय ब्रांड अमूल संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने उत्पादों का निर्माण करके तथा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन केंद्र कहाँ पर शुरू कर रही है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसको और देख लीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हाल ही में बॉब जोन्स पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? इसमें से सही उत्तर चुनना है आपको। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।